हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम सेट सी का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले हमने सेट ए और सेट बी दोनों के क्वेश्चन आंसर को हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेट सी को। यदि अभी तक आपने सेट ए एवं सेट बी को नहीं देखा है तो सेट ए एवं सेट बी को देख लीजिएगा दोस्तों। फिर जिनका सेट सी है तो सेट सी को भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक जो है सबका डिफरेंट रहता है क्वेश्चन सेट ए बी सी में, और जो 16, 17, 18 नंबर का जो क्वेश्चन है सब में सेम रहता है दोस्तों। तो जो भी डिफरेंट क्वेश्चन है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि शुद्ध जल की मोललता है। शुद्ध जल की मोललता का मान कितना होता है दोस्तों? वो होता है हमारा 55.6, ठीक है, 55.6। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्ध जल की मोललता 55.6 होता है। 1 फैराडे विद्युत का मान होता है। 1 फैराडे विद्युत का मान जो होता है 96,500 कूलाम होता है। ये भी आप लोग जानते हैं, 96,500 कूलाम ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए ताप गुणांक का मान पड़ा है किनके बीच में होता है? ताप गुणांक का मान। तो ये जो ताप गुणांक का मान होता है वो जो होता है 2 और 3 के बीच में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब हो जाएगा, बी हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए लेंथेनम किस ब्लॉक से संबंधित है? लेंथेनम जो है, देखो लेंथेनम होने के लिए जो होता है डी ब्लॉक में हमें दिखाई देता है। जो परमाणु क्रमांक होता है वो 57 होता है। लेंथेनम के बाद जो तत्व पाए जाते हैं उनको बोलते हैं लेंथेनाइट, जो कि सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक होता है। 58 से लेकर 71 तक होता है। ये एफ ब्लॉक के तत्व आते हैं। कौन किस ब्लॉक के तत्व? एफ ब्लॉक के तत्व आते हैं। तो इसलिए हमको लेंथेनम को भी जो है यहाँ पर एफ ब्लॉक लेना है। क्या लेना है हमको? एफ ब्लॉक लेना है, डी ब्लॉक नहीं लेना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथेनम किस ब्लॉक से संबंधित है? ये होगा हमारा द, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर NiCN4 2- में निकल की ऑक्सीकरण संख्या होगी। निकल की ऑक्सीकरण संख्या होगी तो यहाँ पर निकल की ऑक्सीकरण संख्या 2 हो जाएगी। मतलब यहाँ पे x - 4 = -2 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो x का मान जो है यहाँ पर +2 आएगा दोस्तों। फिर यहाँ पर एथिलीन डाइक्लोराइड एक है। एथिलीन डाइक्लोराइड में 2 अलग-अलग कार्बन पर हैलोजन उपस्थित होता है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विसिनल डाइहैलाइड हो जाएगा। और यदि कार्बन पर एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन हो तो उसको हम लोग जेम डाइहैलाइड बोलते हैं। तो एथिलीन डाइक्लोराइड एक क्या है हमारा? विसिनल डाइहैलाइड का एग्जाम्पल है दोस्तों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एथिलीन हो जाएगा, ठीक है। 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो एथिलीन का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। क्लियर? यहाँ पे एल्डिहाइड दिया है और एल्डिहाइड में सफिक्स क्या लगता है जी? अल लगता है, ठीक है। 2 कार्बन है तो एथेनल होगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ब, एथेनल, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है तो एथ हो जाएगा, एथेन हो जाएगा और अल हो जाएगा, ठीक है, सफिक्स। प्राथमिक और द्वितीयक एमीन में विभेदन होगा। प्राथमिक और द्वितीयक एमीन में जो विभेदन होता है HNO2 के द्वारा होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? HNO2 हो जाएगा दोस्तों, नाइट्रस अम्ल हो जाएगा। बच्चों में अस्थि विकृतता का क्या कारण होता है? वो विटामिन डी के कारण होता है। विटामिन डी के कारण जो है हड्डी हमारा कमजोर हो जाता है। तो जो इसलिए जो सूरज प्रकाश है, सूर्य प्रकाश जब सुबह होती है वहाँ पर हमें जो है धूप लेनी चाहिए, ठीक है। जो मॉर्निंग का जो सनलाइट है वो हमें जरूर लेनी चाहिए। तो विटामिन डी की वहाँ पे पूर्ति होती है दोस्तों, ठीक है। चलो यहाँ पर फिर अगला क्वेश्चन है, छद्म कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये कितने नंबर का क्वेश्चन है? 1 नंबर का होगा ये। चलो 1 नंबर का हो कि 2 नंबर का, उससे हमें मतलब नहीं है। फिलहाल तो हमें छद्म कोटि की अभिक्रिया
इसमें हमें क्या उदाहरण लिखना था, जो एस्टर का जल अपघटन है। एस्टर मतलब ये होता है CH3 COO CH3, इसकी अभिक्रिया किससे करानी है, हमको वाटर से करानी है। जब वाटर से कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा CH3 COOH प्लस CH3OH, ये हमारा बनेगा दोस्तों। तो छद्म कोटि की अभिक्रिया ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा एस्टर का जल अपघटन। फिर बोला है F ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-2F1214, यहाँ पे N-1D, ठीक है, N-1 यहाँ पर D हो जाएगा 0 से 1 और NH2 हो जाएगा। ये हमारा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 4-ब्रोमो 3-मेथिल पेंट 2 इन की संरचना दीजिए। देखो मेन चेन यहाँ पर ये मेथिल पेंट 2 इन बोला है ना, 2 इन, ये मतलब नंबर पेरेंट कार्बन जो है वहां पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5, तो सीधा सीधा 5 कार्बन बना दो। सेकंड पोजीशन में इन है तो सेकंड पोजीशन में क्या लगा दो जी, इन लगा दो, तो डबल बॉन्ड लगाओगे तो इन हो जाएगा। तीसरे पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है तो तीसरे पोजीशन में क्या लगा दो, हमारा मिथाइल ग्रुप लगा दो जी। चौथे पोजीशन में ब्रोमीन है तो चौथे पोजीशन में ब्रोमीन लगा दो और हाइड्रोजन से बैलेंस कर लो जी। अब हाइड्रोजन से बैलेंस कर ही सकते हो तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित समीकरण को पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित समीकरण को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे HCl पहले से दिया हुआ है प्रोडक्ट के रूप में, तो यहाँ पर बनेगा RCl और यहाँ पर बनेगा SO2, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूकास रिएजेंट किसे कहते हैं जी, ठीक है, इसके पहले वाले सेट में भी पूछा था, डिफरेंशिएट पूछा हुआ था। तो ल्यूकास रिएजेंट ये क्या हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा हमारा ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2 और प्लस हो जाएगा कंसंट्रेटेड HCl, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl हो जाएगा। फिर देखो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में दो अंतर लिखिए। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर, आप लोग जानते हैं जो प्राथमिक सेल होता है उसका केवल और केवल एक बार उपयोग होता है और द्वितीयक सेल को हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, बार बार उपयोग कर सकते हैं, ये आप जानते हैं। तो ये जो होता है अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है और ये जो होता है हमारा उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। इसको पुनः आवेशित नहीं कर सकते, पुनः आवेशित जो है नहीं कर सकते, और द्वितीयक सेल को जो है पुनः आवेशित कर सकते हैं, पुनः आवेशित कर सकते हैं, मतलब रिचार्जेबल होता है हमारा सेकेंडरी बैटरी। आई होप ये समझ में आया होगा। फिर देखो यहाँ पे प्रश्न तीसरा है, अभिक्रिया 2N2O5 4NO2 प्लस O2 के तात्क्षणिक दर का व्यंजक लिखिए। तात्क्षणिक दर बोला है तो देखो जो रिएक्टेंट होता है, जो अभिकारक होता है उसको माइनस से शो करते हैं और यहाँ पर N2O5 अपन dt, और जो स्टोइचियोमेट्री होता है उसको बटा में लिखते हैं जी, इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस 1/4 यहाँ पर जो होता है NO2 DNO2, ठीक है, अपन dt हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा प्लस DO2 अपन dt, ये हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो इस प्रकार से हमको लिखना था। प्रश्न तीसरा का आंसर हो गया। प्रश्न चौथा देखो, द्विक लवण किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। देखो द्विक लवण ऐसे जो सॉलिड होते हैं, जो ठोस होते हैं, लेकिन यदि मैं जल में घोलूं तो ये आसानी से विलय हो जाते हैं, जल में घोलने पर ये आयन देते हैं। इसका एग्जाम्पल बोलने से हमारा आ जाता है पोटास एलम, क्या होता है हमारा पोटास एलम, और जो है मोहर लवण। कमेंट्स में बताएंगे कि इनका फार्मूला क्या होता है, ठीक है, पोटास एलम और मोहर लवण ये होता है। कमेंट्स में बताएंगे कि इसका फार्मूला क्या क्या होता है। डाईएथिल ईथर जल में घुलनशील होते हैं, ये लो जी ROR डाईएथिल ईथर, और इसको जल में घुलनशील होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये जो डाईएथिल ईथर होता है वो जल में घुलनशील होता है। इस प्रकार से आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर लेना चाहिए था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते और रीजन लिखते तो आपको 2 नंबर मिल जाते। फिर देखो साइनोहाइड्रिन पद से आप क्या समझते हैं। साइनोहाइड्रिन पद तो मैं बता दूं, जो साइनोहाइड्रिन पद है जैसे एल्डिहाइड है यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, इसकी अभिक्रिया HCN से करवाते हैं।
जब मैं इसकी अभिक्रिया HCN से कराऊंगा तो यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ पर CH, और ये तो OH होगा, और यहाँ पर CN हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। इसी को क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रीन। और इस प्रकार से आपको रिएक्शन लिख लेना चाहिए था, तो आपको 2 नंबर मिल जाते। शून्य कोटि अभिक्रिया एवं प्रथम कोटि अभिक्रिया में 3 अंतर लिखिए। शून्य कोटि अभिक्रिया एवं प्रथम कोटि की अभिक्रिया में देखो, पहली अभिक्रिया है जो अभिकारक की सांद्रता है। किसकी सांद्रता जी? अभिकारक की सांद्रता पर शून्य कोटि की अभिक्रिया निर्भर नहीं करता। क्या नहीं करता? सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। और ये जो है सांद्रता पर निर्भर करता है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है, सांद्रता पर ये निर्भर करता है। ये आपको लिखना था। क्लियर है? दूसरा, इसका एग्जाम्पल लिखते और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल लिखते। सेट ए एवं सेट बी में मैं बता चुका हूँ इसका एग्जाम्पल, तो उसमें आप लिख लेना। ठीक है, देख लेना आप लोग शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया। ग्राफ बना देते, ग्राफ भी जानते होंगे। इक्वेशन लिख देते, इक्वेशन भी आप लोग जानते होंगे। टी हाफ लिख देते, ये सारा चीज़ आप लिख देते प्रश्न 10वां में, तो आपको नंबर मिल जाते। तो अब देखना SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि को उदाहरण सहित समझाइए। देखो SN2 अभिक्रिया, इसके पहले मैंने आपको SN1 बताया था। इसमें जो है कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। सबसे पहले तो ये ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ये जो है 1 स्टेप प्रोसेस है। क्या होता है? ये 1 स्टेप प्रोसेस है। और यहाँ पर जो अभिक्रिया की कोटि होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, वो हमारा 2 होगा। ये आपको पहले लिखना था। और यहाँ पे जो होता है वाल्डन इन्वर्जन होता है। वहाँ पे रेशमिक मिक्सचर बनता था SN1 में, यहाँ पर क्या इन्वर्जन होगा? वाल्डन इन्वर्जन होगा। वाल्डन इन्वर्जन होगा, ये आपको लिखना था, वाल्डन इन्वर्जन। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, वाल्डन इन्वर्जन होना था। और यहाँ पे यदि आप लिखते तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनाते, मतलब जैसे मैं यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये लिखता मैं। यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता, ठीक है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता, तो यहाँ पे हमको क्या बनाना था? कुछ इस तरह से हमको बनाना था। मतलब न्यूक्लियोफाइल ऐड होता और ये डैश 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 करके एक जो है क्या बोलना चाहिए, लिविंग ग्रुप जो होता है, चलो Cl लिख देता हूँ, Cl। ठीक है, यहाँ पे Cl लिख देता हूँ, यहाँ पे Cl लिख देता हूँ। तो ये होता है हमारा ट्रांजिशन स्टेट। फिर आखिरी में जो है यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन जाता। ठीक है, मतलब Cl जुड़ जाता है और न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है, और ये जो Cl है ये हमारा बाहर निकल जाता, तो आखिरी में प्रोडक्ट बन जाता। तो यहाँ पे क्या होता है? हमारा वाल्डन इन्वर्जन होता है। इतना आपको लिखना था प्रश्न 11वां में। ठीक है, अब अगला देखो, ऑक्सीकरण विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए, ऑक्सीकरण विधि बोला है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होगा। तो जैसे में प्राथमिक एल्कोहल है, तो यहाँ पे देखो जैसे CH3, CH2OH है, ये हमारा प्राथमिक एल्कोहल है। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करता K2Cr2O7। कुछ इस तरह से मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करता, तो यहाँ पे क्या बनता? पहले तो हमारा एल्डिहाइड बनता, और एल्डिहाइड बनने के बाद हमारा एसिड बन जाता, CH3COOH। ये हमारा एसिड बन जाता, एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन देखो 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो नंबर ऑफ कार्बन जो है हमारा सेम रहता है। तो प्राथमिक एल्कोहल से क्या बनता है? हमारा एसिड बन जाता है। उसी प्रकार से मैं सेकेंडरी एल्कोहल में भी यूज करता। ये तो पहला रिएक्शन हुआ प्राथमिक एल्कोहल का। सेकेंडरी एल्कोहल में जैसे CH3, CHOH, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करता K2Cr2O7, ये मैंने यूज कर देता। तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है? कीटोन बनता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, कीटोन बनता है। याद रखना दोस्तों, क्या बनता है? कीटोन। ठीक, और एक तीसरा होता है, तीसरा टर्सरी एमीन है। टर्सरी एमीन का यदि आप रिएक्शन कराओगे CH3, CH3 और यहाँ पर भी हमारा CH3OH,
यहाँ पे भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यदि मैं यूज करूँ तो यहाँ पे जो होता है नहीं बनता है, ना तो एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है, मतलब एसिड भी नहीं बनेगा, ना ही कीटोन बनेगा। तो यहाँ पे नो रिएक्शन लिख लेना, क्या लिख लेना, नो रिएक्शन। तो ये हमारा तीनों में विभेद हो जाएगा। फिर देखना एथिलेमिन को मेथिलेमिन में कैसे परिवर्तित करेंगे, समीकरण दीजिए। तो इसका जो रिएक्शन है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला है एथिलेमिन, तो यहाँ पर है CH3CH2NH2, ये हो गया एथिलेमिन। एथिलेमिन में सबसे पहले मैं HNO2 का इस्तेमाल करूँगा, HNO2 ऑक्सीडेशन करवाऊँगा। जब मैं ऑक्सीडेशन कराऊँगा तो ये बन जाएगा CH3CH2OH, एल्कोहल में बदल जाएगा। फर्दर इसका ऑक्सीडेशन कराऊँगा तो फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये बन जाएगा हमारा एल्डिहाइड में बदल जाएगा। इसका मैं एक बार पुनः जो है क्या कराता हूँ, मैं एक बार फिर ऑक्सीडेशन कराता हूँ। जब फिर ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो यहाँ पे एसिड बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा CH3COOH, ये हमारा बन जाएगा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराता हूँ। जब मैं यहाँ पे अमोनिया से कराऊंगा तो CH3COONH4 बन जाएगा। अमोनिया से कराने के बाद यहाँ पे मैं गर्म करूँगा तो यहाँ पे वाटर बाहर निकलेगा। जब वाटर बाहर निकलेगा यहाँ पे तो क्या बन जाएगा हमारा CH3CONH2 बन जाएगा, CH3CONH2 बन जाएगा। और फर्दर इसका मैं फिर Br2 और यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पर बन जाएगा CH3 और NH2 बन जाएगा। दोस्तों क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। इस प्रकार से इस रिएक्शन को लिखना था। यहाँ पर देखो जी, निम्न अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम व सूत्र लिखिए। यहाँ पे नाम और सूत्र कुछ नहीं है जी, NO2 का यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा और यहाँ पे NH2 एनिलीन का फॉर्मेशन होगा दोस्तों, ठीक है, एनिलीन का फॉर्मेशन होगा। DNA अंगुली छापन का उपयोग अपराधी की पहचान करने में क्यों किया जाता है? क्योंकि जितने भी पर्सन्स हैं सभी पर्सन्स का जो फिंगरप्रिंट होता है वो डिफरेंट होता है। फिंगरप्रिंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। अब डिफरेंट क्यों होता है बोलने से, जो DNA होता है वो भी डिफरेंट होता है। प्रत्येक जो जीव है, प्रत्येक जीव का जो DNA होता है, DNA भी अलग होता है, क्योंकि DNA में जो बेस पाया जाता है, क्षार पाया जाता है, क्षारक पाया जाता है, प्रत्येक जीव में एक निश्चित क्रम में होता है, प्रत्येक जीव में एक निश्चित क्रम में होता है। तो ये क्रम जो है, ये क्षारक का जो निश्चित क्रम है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है, अलग अलग इंसानों में अलग अलग होता है। तो ये निश्चित क्रम बदलता नहीं है। इसी आधार पर जो होता है हम लोग जो हमारा फिंगरप्रिंट है, फिंगरप्रिंट के आधार पर ही हम जो है खूनी की पहचान करते हैं। जब भी मर्डर केस हो जाता है तो वहाँ पर जो है DNA फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है। क्लियर है दोस्तों, ये हमको लिखना था। आगे देखिए यहाँ पर 1.8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 250 ml जल में घुला हुआ है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मोलरता बोला है तो मोलरता को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। यहाँ पर होता है WB/MB 1000/V ml होता है। इस फार्मूले में हमको मान रखना था। तो यहाँ पर दिया है देखो 1.8, यहाँ पे मोलिकुलर वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 होता है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1000/250। इतना यदि आप लिखोगे और इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जी, 0.18 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.18 आ जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इनके तो महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। ये अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं और इनके दो महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, कोशिका में पाए जाने वाले अम्ल को न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, कोशिका में जो अम्ल पाया जाता है उस अम्ल को हम लोग न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ये आपको लिखना था, जिसकी संरचनात्मक इकाई न्यूक्लियोटाइड होती है। क्या होती है, जिसकी संरचनात्मक इकाई जो होती है वो न्यूक्लियोटाइड होती है। और न्यूक्लियोटाइड जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड बंध से जुड़े होते हैं। ये किससे जुड़े होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से ये जुड़े होते हैं दोस्तों। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, कोशिका में जो अम्ल पाया जाता है उसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। इनकी संरचनात्मक इकाई न्यूक्लियोटाइड होती है और ये न्यूक्लियोटाइड जो होता है
पॉलीन्यूक्लियोटाइड बंध से जुड़े होते हैं। इसमें आप डीएनए और आरएनए लिख सकते हो। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो, डीएनए एवं आरएनए लिख सकते हो। डीएनए की संरचना बना सकते हो, आरएनए की संरचना बना सकते हो, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, जो एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थायमिन है उनके बारे में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, डीएनए के कार्य लिख सकते हो। ये सारा चीज़ यदि आप लिखोगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 4 नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आदर्श विलयन अनादर्श विलयन में कोई 4 अंतर लिखिए, इसको मैं बताऊंगा नहीं। सेट ए में भी ये पूछा गया था दोस्तों, ये भी क्वेश्चन सेट ए में पूछा गया था आई थिंक, और ये IUPAC नेम भी पूछा गया था। तो आई होप ये IUPAC नेम भी मैंने प्रीवियस जितने भी सेट हैं, सेट ए और सेट बी, इसमें मैंने आपको डिस्कस कर लिया था दोस्तों। तो आई होप ये सेशन, ये लेक्चर, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये सेशन, वीडियो, लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और शेयर कर दीजिए। तो मिलेंगे हम अपने नए लेक्चर में। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्तों।